नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग श्वेत क्रांति को जहाँ से कल एंड किए थे वहीं से स्टार्ट करेंगे। उसका 2 फेस हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। तीसरा फेस आज पढ़ेंगे, उसका एडवांटेज पढ़ेंगे, डिसएडवांटेज पढ़ेंगे और आज के वीडियो में आपका श्वेत क्रांति जो है वो अच्छे से पूरा डिटेल में जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आप लोग को एक करेक्शन बताना चाह रहा हूँ। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था पोखरण में परमाणु परीक्षण के बाद। ठीक है, मैं उसको एपीजे अब्दुल कलाम बताया था, उसको करेक्शन कर लीजिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था ये नारा। पिन कमेंट में मैं उसको पहले ही सुधरवा चुका हूं। जो लोग नहीं देखे होंगे उनके लिए मैं बता रहा हूं। जो नए चैनल से जुड़े हुए हैं उनको सबको मैं बता दूं कि पिन कमेंट आप लोग को हर वीडियो के बाद देखना है, जो फर्स्ट कमेंट है वो। ठीक, तो पुराने लोग को तो पता है, नए लोग को मैं बता देता हूँ। ठीक, तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। श्वेत क्रांति का थर्ड फेज। देखिए, श्वेत क्रांति के थर्ड फेज में स्टार्ट हुआ था 85 से 1985। के पहले 2 फेज हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, 1985 से 96 तक थर्ड फेज चला था इसका श्वेत क्रांति का। श्वेत क्रांति को और मजबूत और विकसित किया गया। मैं आप लोग को बताया था हर अगला फेज पिछले फेज से उसका इंप्रूवमेंट रहेगा और मजबूत किया जाएगा, तो उसको और मजबूत और विकसित किया गया था। ठीक, इसमें थर्ड फेज में क्या किया गया? थर्ड फेज में वेटनरी हेल्थ केयर सर्विस, देखो जो पशुधन थे हमारे, ठीक है, गाय भैंस ये सब जो थे जिनसे दूध प्राप्त होता था, उनके हेल्थ केयर फैसिलिटी को इम्प्रूव किया गया। उनको जो बीमारी होती थी, ठीक है, और बहुत सारी बीमारी पशुओं में पाई जाती है, उसको अच्छा करने के लिए, ताकि वो लोग स्वस्थ रहें और दूध उत्पादन में वृद्धि हो, इसके लिए वेटनरी यानी हेल्थ केयर सर्विस को इम्प्रूव किया गया। कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा दी गई। कृत्रिम गर्भाधान मतलब एक तरीके से सीमन सैंपल को निकाल के उसको कोल्ड नाइट्रोजन के फैसिलिटी वाले चेंबर में रख के, जो कोल्ड चेंबर रहता है उस पर रखना और उसके बाद उसको ब्रीडिंग के सहायता से क्या करना, इंजेक्ट कर देना मेल पशु में। ठीक है, जिस तरीके से एक तरीके से आप बोल सकते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है ना, जो ह्यूमंस में होता है, उसी तरीके से एक तरीके का ये होता है। ये कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा जो है वो पशुओं में भी की गई आनुवंशिकता को बढ़ाने के लिए, ताकि अच्छी किस्म की, अच्छी नस्लों की जो पशुधन है उनका विकास हो सके। इसलिए क्या करना, जो अच्छे किस्म की, अच्छे अनुवांशिक वाली, अच्छे ज़्यादा मात्रा में दूध देने वाली जो मादा पशुएं हैं उनको, उनसे सीमन सैंपल को जो मेल जो पशु हैं उनसे सीमन सैंपल को निकालना और उसके बाद फिर इंजेक्ट कर देना फीमेल सैंपल में, फीमेल पशु में। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी होता है ना, उसी तरीके से ये प्रोसेस है। ब्रीडिंग प्रोसेस में आपको डिटेल में और समझाऊंगा बाद में। तो इस तरीके का कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा भी दी गई। ब्रीडिंग सेंटर बहुत सारे डेवलप किए गए जहां पर इस तरीके की सुविधाएं अभी भी उपलब्ध हैं, ये चल रही हैं। ठीक, ये चीज़ याद रखना। इस थर्ड फेज में किया गया। 30,000 नए कोऑपरेटिव जोड़े गए। कोऑपरेटिव कौन होते हैं? जो लोग बिना अपनी फ़ायदा देखे हुए, बिना अपना स्वार्थ देखे हुए क्या करते हैं, स्वेच्छा अनुसार इस आंदोलन में, इस मुहिम में, इस जो क्रांति में योगदान देना चाहते हैं, उस तरीके का उन लोग का समूह, जैसे स्व सहायता समूह रहता है उस तरीके का एक समूह डेवलप होता है, उसी को कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। तो 30,000 नए कोऑपरेटिव और लोगों को जोड़ा गया और नए समूह बनाए गए, जिससे जो श्वेत क्रांति को बढ़ावा मिले। ठीक, महिलाओं की संख्या भी बढ़ने लगी। महिलाओं को भी इसमें शामिल किया गया ताकि वुमेन इंपावरमेंट हो सके, वो लोग को भी आजीविका के संसाधन उपलब्ध हो सके, वो लोग का भी जो है वो आय के साधन बढ़ सके, इसलिए इसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया। वो भी संख्या बढ़ने लगी। 1995 का टेन्योर आया। 1995 में वुमन डेयरी कोऑपरेटिव लीडरशिप प्रोग्राम चलाया गया। याद रखना, वुमन डेयरी कोऑपरेटिव लीडरशिप प्रोग्राम कब शुरू हुआ बोलेगा तो 1995 में हुआ। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। WDCLP को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया 1995 में। मतलब इसको देखा गया कि ये जो है वो योजना कैसे है, काम कर रही है कि नहीं। इस तरीके से इस योजना को लॉन्च किया गया 1995 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। पायलट प्रोजेक्ट समझते हैं ना, पिछले बार भी बताया था आप लोग को, एक डेमो के रूप में देखने के लिए कि ये योजना कितनी सफल हो रही कि नहीं। ठीक, जिसका उद्देश्य कोऑपरेटिव मूवमेंट में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना था। याद रखना, इसका पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कब चालू किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। महिलाओं की भागीदारी को, महिलाओं का जो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन है इस क्रांति के लिए बढ़ाने के लिए, कोऑपरेटिव मूवमेंट में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए इसको चालू किया गया 1995 में। नेक्स्ट है, देखिए, गांव में महिलाओं को ट्रेनिंग देना और उनकी क्षमता का विकास करना। थर्ड फेज में गांव में महिलाओं को ट्रेनिंग देने की भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई गई, ताकि वो लोग को कैसे कैसे इस मूवमेंट में भाग लेना है और दुग्ध उत्पादन में अपनी भागीदारी को, दुग्ध उत्पादन की जो क्रांति चल रही है उसमें भागीदारी को सुनिश्चित करना है। इसलिए क्या किया गया, उन लोग को गाँव पर ही ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया गया। और उसके बाद फिर इसको, जैसे स्व सहायता समूह को भी बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है NRLM बिहान के तहत, उसी तरीके से ये लोग को भी ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया गया यहाँ पर क्षमता का विकास करने के लिए, ताकि उन लोग को भी पार्टिसिपेशन इसमें मिल सके। जानवरों को पोषण युक्त भोजन, वैक्सीन बनाने, दुधारू जानवरों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया गया। पोषण युक्त भोजन, देखिए
जानवर दूध तभी ज़्यादा देंगे जब वो स्वस्थ रहेंगे। दूसरा, उनको न्यूट्रिशन खाद खाने का जो सामग्री है वो अच्छे तरीके से मिल पाएगा। तीसरा, वैक्सीन बनाने, मतलब अगर कोई उनको बीमारी हो जाती है, जैसे कि हमारे लिए कोरोना का वैक्सीन बनाया गया कि नहीं, तो उनको भी बीमारी से बचाने के लिए वैक्सीन बनाने का इसमें प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। और दुधारू जानवरों की संख्या बढ़ाने, कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से, ब्रीडिंग सेंटर के माध्यम से जो भी जानवर दूध देने वाले हैं उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए इस पर जोर दिया गया थर्ड फेज के अंतर्गत। तो याद रखना, पोषण युक्त भोजन, वैक्सीन और जानवरों की संख्या, दुधारू जानवरों की संख्या बढ़ाने के लिए कौन से फेज में काम किया गया? तो थर्ड फेज में किया गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ों पे भी थर्ड फेज में काम किया गया। ठीक, तो आजकल आप लोग देखे होंगे, देखना कि आजकल जो भैंसे हैं और जो गाय हैं उनको देखो, हरा चारा तो सब जगह अवेलेबल है नहीं, तो हरा चारा अवेलेबल ना होकर के 3D मास्क लगा दिया जाता है। ग्लास रहता है, आप लोग देखे होंगे 7D मूवी देखें, मॉल में रहता है थिएटर, उसमें 7D मूवी, आप लोग यहाँ पर मास्क लगा दिया जाएगा और पूरी तरीके से आपको विजुअल ऐसा लगेगा आपको कि आप वहीं हैं। जैसे कि आपको अगर ये जंगल का सीन दिखाया जा रहा है तो आपको वैसे लगेगा कि वहीं आप हैं, पूरा 7D रहता है। ठीक है, जब बारिश होगी तो ऊपर से छींटे पड़ेंगे। ठीक, तो जब आप कहीं हॉरर वाले सिचुएशन पे जाएंगे तो उसी तरीके से सिचुएशन क्रिएट कर दिया जाएगा कि आपको लगेगा कि आप वहीं अवेलेबल हैं। ठीक, तो उसी तरीके से गाय और भैंसों को भी एक मास्क पहना दिया जाता है, वही 7D मास्क होता है वो। उस मास्क को पहनाने के बाद क्या लगता है उनको कि सामने पूरा हरा घास का मैदान विजुअल दिखा दिया जाता है उसमें उनको, और सामने वही सूखा चारा रख दिया जाता है, लेकिन उनको ऐसा फील होता है, ऐसा फील कराने के लिए कि ये हरा घास का मैदान है। ठीक, ऐसा दिखता है उनको, और हरा घास खा रहे हैं ऐसा महसूस जरूर होता है, लेकिन वो सूखा चारा रहता है। तो उससे क्या होता है, उनके दिमाग में जो उनको वो हार्मोन रिलीज होता है जो ज़्यादा दूध देने वाला हार्मोन है, ठीक है, वो रिलीज होता है और उसके कारण वो ज़्यादा दूध देने के लिए प्रेरित होते हैं। तो इस तरीके से इस तरीके से क्या होता है, ज़्यादा दूध निकलता है उनसे, उनको ऐसा लगता है कि हरा घास खा रहे हैं और खाते वो लोग वही सूखा चारा रहते हैं। इस तरीके से कामों चीज़ों को बढ़ावा देने से क्या होता है, दूध को इंप्रूव करना, मतलब कुछ भी तरीके से उनको ऐसा अवेलेबल कराना, जैसे कि भोजन, वैक्सीन, जानवर की संख्या बढ़ाने के लिए कृत्रिम गर्भाधान, ताकि वो दूध की संख्या बढ़ सके, दूध का अमाउंट बढ़ सके। 1998 में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई। अब ये सब करने के बाद जब आप 3 फेज का इतना बड़ा मूवमेंट चला रहे हो, आप इतना काम कर रहे हो, तो दूध उत्पादन में वृद्धि हुआ कि नहीं? तो उसके लिए 1998 में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई कि वर्ल्ड बैंक ने इस ऑपरेशन को 200 करोड़ इन्वेस्ट किए। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने इस ऑपरेशन में, इसको फाइनेंस कौन कर रहा था, मैं बताया था पिछली क्लास में, वर्ल्ड बैंक और जो हमारा राष्ट्रीय दुग्ध संस्थान है वो तो सब मिलकर फाइनेंस कर रहे थे। तो 200 करोड़ इन्वेस्ट किए वर्ल्ड बैंक में, और अगले 10 सालों में ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिवर्ष 24,000 करोड़ की आर्थिक प्रगति हुई। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी 1998 में। क्या हुआ इसका जो तीनों फेस आता जा रहा था, तीनों फेस मैंने आपको बताया, उसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या हुआ, 24,000 करोड़ रुपए की आर्थिक प्रगति हुई, जो किसी और डेयरी प्रोग्राम में हासिल नहीं हुई थी। ये प्रमाण है, इस आंदोलन, इस क्रांति, ये जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है उसकी सफलता का प्रमाण क्या है, यहां पर रिपोर्ट आपको पता चल रही है जो 1998 में वर्ल्ड बैंक ने पब्लिश की थी। ठीक, तो आपको समझ में आया कि क्या हुआ। अब देखो श्वेत क्रांति के एडवांटेजेस, लाभ और हानि देखते हैं अपन। तो पहला, देश में दुग्ध उत्पादन बढ़ा, मात्र 40 वर्ष में 20 मिलियन मैट्रिक टन, याद रखना मिलियन मैट्रिक टन से 100 मिलियन मैट्रिक टन हो गया। देखो 20 मिलियन मैट्रिक टन जो था वो उत्पादन हो रहा था, और वो उत्पादन बढ़कर कितना हो गया, 100 मिलियन मैट्रिक टन हो गया। तो आपको पता चल रहा है ना कि इससे बढ़ रहा है, डाटा दिखा रहा हूं आपको। दूसरा क्या है, देश के किसानों को ज्यादा जानवर रखने को प्रोत्साहित किया गया, जिसके कारण देश में 500 मिलियन तक भैंसे और मवेशी हो गए। देखो पहले क्या करते थे लोग, क्योंकि वो दुधारू पशु नहीं होती थी, ज़्यादा दूध नहीं देती थी, इसके कारण ज़्यादा रखते नहीं थे, तो प्रोत्साहित किया गया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दूध रखें, आपको वैक्सीनेशन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाएगी, अच्छा चारा उपलब्ध कराया जाएगा, न्यूट्रिशन पोषण युक्त चारा उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में किया गया था, किसानों को क्या दिया गया, पहले फायदे गिनाए गए उसके कि आप लोग को सबको ये इस तरीके से क्या मिलेगा, कृषि ऋण मिलेगा, HYV बीज दिया जाएगा, सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे कि किसान लोग क्या हुए, उससे ग्रीन रिवॉल्यूशन अपने खेत में धान को बोने के लिए आतुर हुए, उस बीज को, सीड को लगाने के लिए। उसी तरीके से यहाँ पर भी किसानों को क्या किया गया, बताया गया कि आपको ये सब फैसिलिटीज अवेलेबल कराई जाएगी, आप लोग ज़्यादा दुधारू जानवर रखें, ज़्यादा दान, ताकि दूध के प्रोडक्शन को, मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ावा मिल सके। तो यहाँ पर ज़्यादा जानवर रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिससे 500 मिलियन तक गाय और भैंसे मवेशी हो गए आगे चल के। ठीक है,
तीसरा क्या है, डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट देश के सभी हिस्सों में शुरू हुआ, जिसका फायदा 22 राज्यों के 180 जिलों के 1,25,000 गांवों को मिला। तो ये कोऑपरेटिव मूवमेंट जो सहायता समूह के माध्यम से जो बढ़ाया जा रहा था, जो महिलाओं को भी शामिल किया जा रहा था, उसको भी बढ़ाया गया। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं इसका एडवांटेज के लिए, जो आप लोग को पूरा डाटा मैं आपको सामने दिखा रहा हूं। ठीक, इसको आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट करिए, और नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे ही इसको समझ के रखिए कि मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से ये इसका एडवांटेज क्या हुआ। तो डाटा ग्राफ के एक टेबल के फॉर्म में आपको दिखा रहा हूं कि इसका फायदा क्या हुआ। ठीक है, तो आप देखिए इसको, देखिए पशुधन से संबंधित जो ग्रोथ है, श्वेत क्रांति के इम्पैक्ट के कारण, श्वेत क्रांति का जो प्रभाव हुआ उसके कारण जो पशुधन में जो ग्रोथ हुआ, ठीक है, एनुअल ग्रोथ हुआ, उस परसेंटेज को मैं यहाँ पर क्या बोलते हैं उसके फॉर्म में, मतलब ये डाटा है और टेबल फॉर्म में शो कर रहा हूँ। देखिए 1950-51 से 60-61 इस ड्यूरेशन में दूध कितना था, दूध का प्रोडक्शन 1.64, अंडा 4.63%, और वूल मतलब क्या, ऊन, तो भेड़ से क्या मिलता है, ऊन, तो उसका कितना था 0.38। तो पशुधन से जो जो चीज़ें प्रोड्यूस होती है उन सब चीज़ का दिखा रहा हूँ। 60-61 से 73-74, अब यहाँ पर 70 में आ चुका था ना श्वेत क्रांति, 1.15, 7.91, 0.34। अब देखो जो इंक्रीज़ हो रहा है 73 to 74 से 80-81 तक, अब देखो इंक्रीज़ हो रहा है 4.51, 3.79 अंडे परसेंटेज है, वूल 0.77, 80-81 से 1991 तक 5.68% दूध, अंडे 7.8% ग्रोथ रेट। ठीक है, एनुअल ग्रोथ रेट है, मतलब साल भर का जो इतना ग्रोथ हुआ है वो, और वूल 2.32। उसी तरीके से 1991 से 2000 और 2001 तक मिल्क का 4.21, अंडे का 4.46, वूल का 2.01। ठीक, तो ये जो हुआ था ग्रोथ हुआ था लगभग इस तरीके से आप शो करेंगे तो ये ग्राफ बनेगा, इस तरीके का इंक्लाइन ग्राफ बनेगा। ठीक है, लगातार जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा होगा आप लोग को टेबल में, इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं, इसके आने की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन मैं आप लोग को ग्रोथ दिखा रहा हूँ डाटा और चार्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो इसके बाद और एक चीज़ देखते हैं, देखो 1975-76 से लेकर 2001-2 तक पंचवर्षीय प्लान के हिसाब से एनुअल ग्रोथ रेट, तो 5 ईयर प्लान जो आया था उसके हिसाब से जो एनुअल ग्रोथ रेट था वो पांचवा पंचवर्षीय प्लान से देखते हैं अपन। जब श्वेत क्रांति के बाद का जो पंचवर्षीय प्लान आया तो दूध कितने 2.91%, अंडे 3.5, वूल यानी ऊन 1.49। उसी तरीके से छठवां पंचवर्षीय प्लान में आप देख लीजिएगा कि 6.42, 8.4, 2.67। उसके बाद सातवां में थोड़ा सा कम हो गया था। ठीक है, उसके बाद आठवां में थोड़ा और कम हो गया, लेकिन उसके बाद फिर लेकिन कंटिन्यूअस जो है लगभग यहाँ पर से आप देखिए ना, यहाँ से लगभग तो बढ़ ही रहा है ना इस तरीके से लगभग। तो 4.13, 4.34 अंडा और 2.14 जो है वो देखो ये कितना बढ़ा है वूल का जो ये है। तो ये चार्ट से मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति का जो इफेक्ट हुआ है व्हाइट रिवॉल्यूशन का, वो पशुधन भी इससे, एक तो मिल्क में प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हुआ है, पशुधन से जो जो सामग्रियाँ मिल रही थी, जैसे कि भेड़ से ऊन मिल रहा था तो ऊन में इंक्रीमेंट हुआ है, दूध अंडा में इंक्रीमेंट हुआ है, ये सब चीज़ें जो हैं वो श्वेत क्रांति के इम्पैक्ट के कारण बढ़ी हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए आप लोग को समझ में आ गया कि इसका क्या क्या फायदा हुआ, पूरा आंकड़ों से समझा दिया मैं आपको। अब देखते हैं आप लोग डिसएडवांटेज क्या होते हैं, श्वेत क्रांति की हानियां, डिसएडवांटेज श्वेत क्रांति के क्या क्या हुए। तो पहला, विदेशी नस्ल के जानवरों का भारतीय वातावरण में न ढल पाना। देखो विदेशी नस्ल के जानवर, अब इसमें क्या किया गया, विदेशी नस्ल से भी कृत्रिम गर्भाधान के उसमें सीमन लाके क्या कर दिया गया, जो भारत के जो पशु थे उन पे इंजेक्ट किया गया, और उसी नस्ल के आनुवांशिकता को बढ़ाने के लिए, ताकि जो ज़्यादा दूध देते हैं उनका सीमन को ले आए और उनमें इंजेक्ट कर दे जो कम दूध देते हैं उसमें, लेकिन उस तरीके के नस्लों को बढ़ावा मिलेगा आनुवांशिक रूप से। तो हमारे देश में भी जो गायें अब पैदा हो रही, जो नई बछड़े पैदा हो रहे हैं, जो गायें मतलब कि जो जन्म ले रहे हैं वो ज़्यादा दुधारू हों आनुवांशिक रूप से। ठीक है, तो इस तरीके के करने के लिए सब उपाय किए गए। लेकिन बात यह है कि बाहर से जब सीमन सैंपल आप लाओगे तो बाहर के जो दुधारू पशु हैं, जो अदर कंट्रीज में रहते हैं, वो लोग क्या किए गए, वो लोग या फिर बाहर के नस्ल के सीधा उनको लेके ही आया गया, इंपोर्ट किया गया उनका, ताकि यहाँ पर उनको क्या हो और उनका जन्म हो और भी वो लोग जन्म दें और यहाँ पर बढ़े वैसे दुधारू पशुओं का जो संख्या है, ऐसे करके तो यहाँ तो लाया गया। लेकिन भारतीय वातावरण में और एडजस्ट नहीं हो रहे थे वो लोग को। बहुत सारे जो किस्म की गायें हैं, ठीक है, वो बाहर के कंट्रीज में उनको कम टेम्परेचर पे रहने का आदत है, इतना गर्मी सहने का आदत नहीं है, उन लोग को एसी में रखते हैं बाहर के कंट्रीज में। तो अभी इस तरीके के वातावरण में वो लोग थे। अब भारत में
भयंकर वर्षा भी होता है, बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़ता है नॉर्थ इंडिया में, और बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ता है नॉर्थ इंडिया में। तो यहाँ के वातावरण में वो लोग एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, और यहाँ के किसानों को इस ड्यूरेशन में, ये जिस समय था, जिस समय ये चल रहा था, उस समय इतना ज़्यादा किसान इतने ज़्यादा डेवलप नहीं हुए थे कि वो लोग एसी की फैसिलिटीज अवेलेबल करा सके। ये कुछ नस्ल की गायें ऐसी थी जिनको एसी में रखना पड़ता यहाँ, ठीक। तो इतने आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे भारत, और भारत के किसान की इस तरीके के फैसिलिटीज वो लोग को अवेलेबल करा सके। तो डिसएडवांटेज क्या हुआ, विदेशी नस्ल के जानवरों का भारतीय वातावरण में नहीं ढल पा रहे थे वो लोग। तो वो लोग जो दूध अमेरिका में देते हैं, जो बाकी कंट्रीज में देते हैं, वो लोग भारत में आके उस मात्रा में अपना पोटेंशियल डेवलप नहीं कर पा रहे थे, दूध नहीं दे पा रहे थे। तो ये एक नुकसान हुआ। वो लोग, कुछ लोगों की मृत्यु हो जा रही थी, कुछ लोग सहन नहीं कर पा रहे थे वातावरण, या जिस वजह से उन लोग को लाया गया था उतना दूध अमाउंट में दे नहीं पा रहे थे वातावरण के कारण। दूसरा, इनमें प्राप्त किए जाने वाले दूध में पोषक तत्वों का न होना, जिससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा। देखो, ये जो गायें होती हैं जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में दूध देती हैं, ज़रूरत ये नहीं है जरूरी कि वो लोग में उतना न्यूट्रिशन हो जितना सामान्य अमाउंट में जो दूध देती है उतनी गाँव में होता है। तो ये लोग की जो गायों में जो दूध देती थी ये लोग, उसका न्यूट्रिशन उतना भरपूर मात्रा में इनमें न्यूट्रिशन नहीं होता था, क्योंकि इनको चारा भी खिलाओगे आप तो पूरा हरा चारा थोड़ी खिलाओगे, इतना सारा तो नहीं खिला सकते। बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये लोग का खाना रहता था, बहुत अच्छी क्वालिटी का इनको खाना खिलाना पड़ता था, और वो लोग खिला नहीं पा रहे थे भारत में लोग, या जिस तरीके से भी हो रहा था, ये लोग उस पोषक तत्व का दूध इनका नहीं था, जिसके कारण क्या कर रहे थे, कम न्यूट्रिशन वाला दूध जब ह्यूमन बॉडी पे जाएगा, आप लोग पिएंगे उस दूध को, तो आप लोग को क्या होगा, स्वास्थ्य पर बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये भी देखा जाने लगा, ठीक है। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज हुआ, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये लाभ और हानि को अच्छे से समझिए, मैं जिस तरीके से आपको पूरा एग्जाम्पल दे के समझाया हूँ उस तरीके से, ठीक। तो आपको ध्यान रहेगा ही, और इसको नोट करिए। अब मैं कुछ आप लोग को फैक्ट बता रहा हूँ, उस फैक्ट को आप लोग नोट करिएगा। देखो, ब्रीडिंग क्षेत्र में 3 ठो ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी थी। कृत्रिम गर्भाधान की जो टेक्नोलॉजी थी, देखो ब्रीडिंग का एक पूरा एक तरीके से एक एरिया डेवलप किया जाता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे ना, टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए भी एक पूरा एक हॉस्पिटल रहता है अलग से, ठीक है। तो उसी तरीके से ब्रीडिंग के लिए 2, 3, 4 एकड़ क्षेत्र में एक तरीके से ब्रीडिंग सेंटर डेवलप किया जाता है। करनाल में है, करनाल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और छत्तीसगढ़ में भी रायपुर में एक ब्रीडिंग सेंटर डेवलप किया गया है। वहीं पर क्या किया जाता है, सीमन सैंपल को स्टोर किया जाता है, और गाय के कान और नाक से टिश्यू को निकाल के, और बहुत सारी टेक्निक होती है, वो मेडिकल फील्ड का टेक्निक है, ठीक है। तो 3 तरीके का ब्रीडिंग टेक्निक होता है। तो इस टेक्निक को अपना कर क्या किया जा रहा है, गाय उसको जो ज़्यादा दुधारू पशु है उनको अनुवांशिक रूप से विकसित किया जा रहा है, ताकि और भी ऐसे नस्ल के जो जानवर हैं वो हमारे यहाँ पैदा हो सके और हमारे यहाँ दूध को बढ़ोतरी मिले। जैसे कि एक 3 साल पहले एक नस्ल थी आशा वन भैंसा, मादा वन भैंसा। देखो, वन भैंसा जो है वो हमारे यहाँ पूरा तरीके से विलुप्त होने की कगार पे पहुँच चुका था। आज से 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 3, 4 साल 5 साल पहले की बात। तो मादा वन भैंसा हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है, ये आप लोग को पता है। तो वन भैंसा जो है वो भारत में विलुप्ति की कगार पे पहुँच चुका था। एक टाइम आया था जब 1 ठो वन भैंसा बस जीवित था भारत में, आशा, ठीक है। तो उसी से आशा की किरण जगी, नाम उसका आशा था, ठीक। और क्या किए, उसके सैंपल को निकाल के लाए, मतलब कि उसके कान और नाक से टिश्यू को निकाल के लाए, और हरियाणा करनाल रिसर्च इंस्टीट्यूट में उसको लेके गए, और करनाल रिसर्च इंस्टीट्यूट में उसको ब्रीडिंग टेक्निक से, ये जो ब्रीडिंग टेक्निक मैं बता रहा हूँ, उससे ब्रीडिंग करवा के उससे क्या किया गया, एक मादा वन भैंसे का जन्म हुआ। उसको लाके क्या कर दिया, उसको लाके गरियाबंद में रखा गया, उसका नाम था दीप आशा। ये कई बार पीएससी और व्यापम के पेपर में पूछ चुका है, जो ब्रीडिंग टेक्निक से जिस मादा वन भैंसा का जन्म हुआ था उसका नाम क्या है करके। तो गरियाबंद में उसको लाकर फिर क्या किया गया, रखा गया उस मादा वन भैंसा को, ताकि वो और प्रजनन कर सके, ठीक है। तो गरियाबंद में उदंती सीता नदी अभयारण्य में उसको लाकर रखा गया, और उसका नाम रखा गया दीप आशा। वो जिससे उसको ब्रीडिंग करवाया गया था उसका क्या था, आशा नाम था, इसका नाम क्या था, दीप आशा था। लेकिन वो कुछ दिन पहले शायद एक न्यूज़ आया था कि वो उनकी भी मृत्यु हो गई। उसकी जो बच्ची का जन्म हुआ उसका नाम था खुशी, ठीक है। तो खुशी की भी मृत्यु हो गई और दीप आशा की भी मृत्यु हो गई, ठीक। लेकिन अब उसको धीरे धीरे करके और डेवलप किया जा रहा है, और उस आशा को, जो दीप आशा थी, दीप आशा को 3 करोड़ रुपए इस पूरा ब्रीडिंग टेक्निक उसको जन्म कराने में खर्च किया गया था गवर्नमेंट ने। और उसके बाद उसको रखा गया था रायपुर के ब्रीडिंग सेंटर में। उस रायपुर के ब्रीडिंग सेंटर में उस पर और खर्चा किया गया था लगभग 1-2 करोड़ रुपए। उसको बाकायदा कूलिंग देना पड़ता था, कोई ठंडे जगह पे उसको रखना पड़ता था, ताकि वो विलुप्ति की कगार पर मत आ जाए करके। अति संवेदनशील पशुओं में शामिल हो चुकी थी, तो उस पर इतना खर्चा किया गया, लेकिन वो शायद सक्सेस नहीं हुआ। अभी उस पर और चल रहा है काम, वो और धीरे धीरे करके उसको बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो खुशी की मृत्यु हो गई थी कुछ साल पहले, और वो दीप आशा की भी मृत्यु हो गई। तो अब ये ध्यान रखना इसको। तो इसी तरीके से मैं आपको बताया एग्जाम्पल कि ये इस ब्रीडिंग टेक्निक का यूज़ करके इस तरीके से जन्म दिया जाता है करके। और दीप आशा नाम को याद रखना।
इसका 3 टेक्निक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, दूसरा एम्ब्रियो ट्रांसफर और तीसरा एम्ब्रियो मैनिपुलेशन। तो ये 3 टेक्निक है, ब्रीडिंग टेक्निक, अलग अलग मेडिकल फील्ड का टेक्निक है। इन तीनों तरीके से उसको क्या करेगा, अनुवांशिकता में पशुओं का बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक, इसको बहुत ज़्यादा रटने का जरूरत नहीं है, पूछ सकता है, लेकिन ध्यान रखना बस, उसमें बता दिया। अब ये जो श्वेत क्रांति की देन है, श्वेत क्रांति के कारण ही क्या किया गया, बढ़ाना था वो ऐसी पशुओं को, दुधारी पशुओं को, तो ये लोग को किया गया, बढ़ाया गया। ठीक है, अब देखिए अगला, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। ये जो वर्गीस कुरियन थे हमारे, उनको मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये भी नोट कर लेना। मिल्कमैन ऑफ इंडिया क्या कहा जाता है, वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। वर्गीस कुरियन के जन्म दिवस के दिन 26 नवंबर को, है ना, ये 2014 से स्टार्ट हुआ है, और 2014 से स्टार्ट हुआ है 26 नवंबर। और क्या दिन है, संविधान दिवस। ठीक है, 26 नवंबर को हमारा संविधान आत्मार्पित किया गया था, लागू नहीं किया गया था, हमारे संविधान पे सिग्नेचर, दस्तखत किए गए थे। तो याद रखना 26 नवंबर संविधान दिवस भी है, और 26 नवंबर के दिन ही क्या किया जाता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है वर्गीस कुरियन के जन्म दिवस के अवसर पर। और 26 नवंबर को ही छत्तीसगढ़ में PSC का नोटिफिकेशन जारी होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, 2014 से चालू किया गया है, वर्गीस कुरियन के जन्मदिवस के दिन, और मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। क्या क्या नाम है उनका सब याद रखना भाई। श्याम बेनेगल ने 1976 में मंथन नाम की एक फिल्म बनाई, जिसको नेशनल फिल्म का अवार्ड भी मिला था। याद रखना, मंथन फिल्म किससे संबंधित है, इसी श्वेत क्रांति का पूरा ग्राफ दिखाया गया है, उसमें पूरी स्टोरी दिखाई गई है कि कैसे कैसे श्वेत क्रांति में खर्च किया गया और श्वेत क्रांति जो है वो डेवलप हुई। ठीक है, और कैसे सक्सेस हुई, उसको मंथन फिल्म के जरिए दिखाया गया था, जिसको 1976 में लॉन्च किया गया, और उसको उस समय राष्ट्रीय फिल्म, नेशनल फिल्म का अवार्ड भी मिला। अब देखो, सबसे अधिक दूध देने वाली गाय, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय का नाम है हॉलिस्टीन। होल्स्टीन भी बोलते हैं इसको, कहीं कहीं पे हॉलिस्टीन दिया रहता है, होल्स्टीन दिया रहता है, याद रखना नाम को। ठीक है, नाम पे मत जाना, ध्यान रखना इसको क्या होता है। ठीक है, मतलब हॉलिस्टीन, होल्स्टीन अलग अलग जगह आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी। तो हॉलिस्टीन मैं लिखा हूं यहाँ पे, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, सबसे विश्व में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय आपको फोटो में दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो ये काले और सफेद 2 रंग की होती है ये गाय जो होती है वो। इसको क्या रहना है, 0 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखना पड़ता है इसको, 0 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये अमेरिका में सबसे ज्यादा होती है ये गाय, इसको मेरे ख्याल से मैक्सिको या फिनलैंड में थी, उसको बाद में अमेरिका ले जाया गया। और अमेरिका में देखो, सामान्य गाय जो होती है वो भारत की 2 से 3 लीटर दूध देती है, ठीक, पर डे। लेकिन ये जो गाय है वो लगभग 10 लीटर पर डे दूध देती है। ठीक है, 10 लीटर पर डे ये दूध देती है, और सबसे ज्यादा वर्ल्ड में गाय दूध देने वाली गाय हॉलिस्टीन। तो इसको क्या किया गया, इसी को हॉलिस्टीन गाय को भी क्या किया गया, वहां से अमेरिका से इंपोर्ट किया गया, या फिर कृत्रिम गर्भाधान से उसके सीमन सैंपल को यहाँ इंजेक्ट किया गया। और यहाँ भी हॉलिस्टीन गाय जो है वो नॉर्थ इंडिया में अभी है, भारत में भी है। ठीक है, लेकिन दिक्कत यह है कि सब जगह उसको नहीं रख सकते। बहुत जो छोटे किसान है हमारे, वो लोग उसको पालन पोषण, उसका सेवा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उस गाय को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको रखना पड़ेगा। और नॉर्थ इंडिया में गर्मी कितना पड़ता है, अभी जाके देखो दिल्ली में, आप पंजाब, दिल्ली 47-48 डिग्री टेम्परेचर होगा। इतने एयर टेम्परेचर में ये गाय उतना अच्छे तरीके से कारगर सिद्ध नहीं होगी, फिर न्यूट्रिशन का कमी, और फिर वो वातावरण में ये सब पूरा डिसएडवांटेज हो जाएगा। तो ये जो है वो नॉर्थ इंडिया के जो बहुत, जहाँ हरित क्रांति का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ा था, पंजाब, हरियाणा, यूपी, वेस्टर्न यूपी, इन सब जगहों में किसान जो है वो ज़्यादा समृद्ध हैं। तो वो लोग इस गाय का पालन पोषण कर रहे हैं, और ये गाय उतना फिर वो लोग टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं, उतना वो लोग को फैसिलिटी अवेलेबल कराना पड़ता है। एक आदमी को जितना फैसिलिटी नहीं चाहिए, उससे ज़्यादा गाय, ये हॉलिस्टीन सांड है, उसको फैसिलिटी चाहिए। 25 डिग्री टेम्परेचर पे AC में रखना पड़ता है इसको। ठीक, तो सब नहीं रख सकते इसको। ये एक माह में 500 से 1000 लीटर दूध दे देती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या है, ये भारत विश्व की सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय है। ठीक, तो इसको भी पालन पोषण किया जा रहा है। व्हाइट कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है, 2 ही कलर पाया जाता है इसका। ठीक, तो ये इस गाय के बारे में याद रखना, इसको पूछ सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट जो 2-4 थे उसको इंपॉर्टेंट मैं नोट करवा दिया हूँ। और भी मैं आपको कुछ डाटा बताना चाहता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि श्वेत क्रांति जो है वो किस तरीके से इंप्रूवमेंट हुआ है, किस तरीके से पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है, वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। इसको आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। इतना इसको एकदम नोट करवाने का धीरे धीरे बोल के जरूरत नहीं है। ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना, या वीडियो को स्लो करके नोट कर लेना। देखो, मैं आपको बता ये रहा हूँ कि किस तरीके से उसमें ग्रोथ हुआ है, डाटा के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आज लगभग 22 राज्यों में 12 मिलियन किसान के पास लगभग 250 डेयरी प्लांट हैं, जिससे लगभग 20 मिलियन लीटर दूध उत्पादन प्रति वर्ष हो रहा है। ठीक है, 22 राज्यों में 12 मिलियन किसान के पास 250 डेयरी प्लांट है, और 20 मिलियन लीटर दूध उत्पादन प्रति वर्ष पर ईयर किया जा रहा है। ठीक है,
1955 में हमारे यहाँ लगभग 500 टन बटर प्रति वर्ष आयात किया जाता था, इंपोर्ट किया जाता था 500 टन बटर। मतलब जो अमूल बटर का पैकेट होता है ना, अमूल बटर देखे होंगे आप लोग, यूज करते होंगे घर में, तो अमूल बटर का उस तरीके का बटर जो है वो 500 टन पर ईयर इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन आज 1200 टन बनाया जा रहा है हमारे यहाँ। तो इंपैक्ट देख रहे हैं श्वेत क्रांति का। 1955 में 3000 टन बेबी फूड इंपोर्ट करते थे, आज 38000 टन बेबी फूड बनाया जाता है। देखिए बेबी फूड क्या होता है, जो बच्चों के लिए जो फूड होता है वो भी बहुत सारे डेयरी दूध के प्रोडक्ट उससे बनता है, वो दूध के प्रोडक्ट बहुत जरूरी रहता है उस बेबी फूड को बनाने के लिए। तो बेबी फूड को बनाने के लिए 3000 टन बेबी फूड इंपोर्ट करना पड़ रहा था 1955 में, लेकिन आज के डेट में 38000 टन बेबी फूड भारत में बनाया जा रहा है, एक्सपोर्ट भी करते हैं अपन, ठीक है। 1975 में सभी दूध से बने प्रोडक्ट का आयात बंद हो गया। 1975 के आते आते जब ये रिवॉल्यूशन क्रांति का एक रूप लिया और इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ने लगे, तो 1975 तक दूध से बने पूरे प्रोडक्ट का इंपोर्ट बंद हो गया, ठीक है, और भारत जो है वो आत्मनिर्भर बन गया दूध उत्पादन में। और अभी वर्तमान में जो ये श्वेत क्रांति है उसका जो चौथा चरण है वो रनिंग है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो ये सब चीज़ें मैं आप लोग को बता रहा था कि उसका जो पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है भारत पे, ठीक है, जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सका भारत श्वेत क्रांति के माध्यम से, ठीक है। तो आप लोग का इसके बाद पूरी तरीके से श्वेत क्रांति वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। आप लोग को पूरा मैंने डिटेल में कवर करवाया है शुरू से लेके आखिरी तक। इसके बाद आप लोग का एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है, कोई भी पेपर का क्वेश्चन उठा के देख लेना आप लोग, ठीक है। तो इतना आप लोग अच्छे से नोट करिए। और जो मैं बताया हूँ कि उसको जो प्रधानमंत्री कौन थे, मतलब श्वेत क्रांति जब चालू हुई कितने चरणों में चालू हुई, अलग से एक जगह पे फैक्ट बना के लिख लेना है। ग्रीन रिवॉल्यूशन को जो मैं आप लोग को लिखाया था उसको, जैसे कि जब चालू हुआ तो कौन उसके जन्मदाता कौन थे, ठीक है, वर्गीस कुरियन को और किस किस नाम से जाना जाता है, किस सन में चालू हुआ था जो श्वेत क्रांति था वो, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, कितना फेज चालू हुआ, कितना चरण आया, कौन सा चरण किस किस में, एक साथ एक पेज में उसको लिख के रख लेना, ताकि आप लोग जब रिवीजन करके जाओ, मैं पूरा चीज़ तो अलग अलग बता दिया हूँ, तो उसको एक जगह लिख के नोट कर लेना, और जब जाओगे रिवीजन करके तो उसको पूरा अच्छे से रिवीजन करके जाना, वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा बनने की संभावना है। और बाकी जो मैं स्टोरी बताते गया हूँ ये सब चीज़ें वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कथन करण वाला सवाल आएगा तो ऐसे ही आएगा, थोड़ा डीप में सवाल पूछ रहा है, तो थोड़ा इस सब चीज़ को आप लोग अच्छे से नोट करके पढ़ते हुए चलिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का पूरा श्वेत क्रांति वाला जो पोर्शन है वो खत्म होता है। अब इसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में अब आएंगे तो फिर अब इसके आगे का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप सबको अगर वीडियो पसंद आया, मेरा प्रयास पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।